हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। क्रिप्टो मार्केट का जो क्रैश है उसके पीछे की वजह को डिस्कस करेंगे और ये क्या और ज़्यादा क्रैश हो सकता है यहाँ से, क्या बिटकॉइन 75,000 50,000 यूएस डॉलर के आसपास जा सकता है, ये बात करेंगे। रियल रीजंस की बात करेंगे और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल लेवल पे क्रिप्टो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रिप्टो क्योंकि एक मैक्रो के अंदर रहता है, मतलब ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ये इसको इफेक्ट करती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक क्रिप्टो को इफेक्ट करती है और ये हाईली कोरिलेटेड है। मतलब अगर मैं आपको कोरिलेशन की बात बताऊं तो नैस्डैक के साथ 46% कोरिलेशन है और S&P 500 के साथ 42% कोरिलेशन है। जब इतना बड़ा कोरिलेशन का परसेंटेज है तो इसका मतलब ये कि जब भी कुछ उन मार्केट्स के अंदर कुछ होता है तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा क्रिप्टो पे पड़ता ही है और बिटकॉइन के ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, बहुत लोग ये कहते हैं कि सर इसका फर्क पड़ना नहीं चाहिए, तो डिसेंट्रलाइज है, फिर फायदा क्या हुआ, ये सब बेकार की बातें हैं। आप मैक्रो के अंदर ही है ये। ऑल्टरनेटिव फाइनेंस है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है तो फाइनेंस ना। तो अल्टीमेटली इसको जो इफेक्ट करती है वो लिक्विडिटी इफेक्ट करती है, मनी सप्लाई इफेक्ट करती है। मैक्रो की इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, मनी सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट के रेट, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट, जॉब लॉसेस, 50 जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्रिप्टो को इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पैक्ट कर रही है जिसकी वजह से मार्केट्स क्रैश करी है वो है जापान। और जापान जो इसके पीछे का विलन है उसको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुनिया के अंदर जो जितनी भी इंसानियत के अंदर जो ट्रेडिंग होती है, आपने आर्बिट्राज का नाम सुना होगा। आर्बिट्राज ट्रेडिंग सबसे बड़ी जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग जो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड हुई है वो है येन कैरी ट्रेड। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ होती है, मैं समझाता हूँ। हुआ क्या था कि जापान के अंदर अच्छा खासा प्रोग्रेस चल रहा था 1980 के दशक तक। आपको याद होगा टोयोटा से लेके सोनी से लेके निसान से लेके बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम आप सोचो। जापान का एक दबदबा था, इनफैक्ट यूएस लो पूरी दुनिया में जापान का एक वर्चस्व था, एक दबदबा था। उनसे बेहतर टेक्नोलॉजी, उनसे बेहतर मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं कर रहा था। एक ऐसा दशक आया था जापान के अंदर। जो रियल एस्टेट्स हैं, जो स्टॉक मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जापान वाज डूइंग सो वेल कि वहाँ पे इकोनॉमी के अंदर इतना पैसा पंप किया वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की टेक में। जापान इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर एंड तरह तरह की बातें हो रही थी। तो जापान के अंदर हर कोई वाज एंटरिंग एंड हर कोई इन्वेस्ट कर रहा था जापान में। तो होता क्या है कि जब भी कोई बबल की कैटेगरी में कोई चीज़ें फॉर्म होती है तो जब वहाँ पे एक्सेसिव मनी सप्लाई जब वहाँ की गवर्नमेंट ने करी तो वहाँ पे रियल एस्टेट से लेके वहाँ की जो स्टॉक मार्केट से लेके सब एक बबल की कैटेगरी में 1990 के दशक में स्टार्टिंग में एंटर कर गई। 1990s की स्टार्टिंग में जापान के अंदर एसेट बबल कोलैप्स आया। उसके अंदर वहाँ पे रियल एस्टेट की प्राइजेस क्रैश कर गई, वहाँ की फाइनेंशियल मार्केट्स और सब चीज़ें, पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स वहाँ पे क्रैश कर गई। यहाँ तक कि इतनी बुरी तरीके से क्रैश करी कि वहाँ पे एक एक फिनोमिनल लेवल पे जॉब लॉसेस हुए और एक मार्केट के अंदर एक डर बैठ गया कि पता नहीं जापान अब इससे रिकवर नहीं कर पाएगा। जापान की गवर्नमेंट 90 के दशक से हरकत में आई। 90 के दशक से मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने उस मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, उस सेंटीमेंट को कंट्रोल करने के लिए कि यार हम कहीं डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट में ना चले जाएं, हमारी इकोनॉमी बैठ ना जाए। जापान की गवर्नमेंट ने 1990 के दशक से, मतलब पिछले 30 सालों से, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऑलमोस्ट जीरो या नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखा हुआ था। वो उन्होंने इसलिए किया था कि मार्केट के अंदर जापान को ये बिलीफ हो गया था कि अगर हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई को इंक्रीज करने से जो इकोनॉमी है वो बूम करेगी और जापान रिकवर कर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब जापान ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज़ीरो रखा और ऑलमोस्ट 0% या नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ़ायदा कुछ लोगों ने, जापान के इंस्टीट्यूशंस ने, बाहर की कंपनीज ने, बाहर के नेशंस ने भरपूर फ़ायदा उठाया। वो फ़ायदा क्या था? फ़ायदा ये था कि 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे येन मिल रहा था। येन को लिया, डॉलर में कन्वर्ट किया। डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद सोचो आपको 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई लोन मिल रहा है, तो आपने 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन उठाया और लोन उठाने के बाद आपने प्रॉपर्टी मार्केट, स्टॉक मार्केट्स के अंदर पैसा डाल दोगे। सिमिलरली लोगों ने येन को लिया, कन्वर्ट किया डॉलर के अंदर। डॉलर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसको यूएस की स्टॉक मार्केट्स, यूएस के फाइनेंशियल मार्केट्स, बॉन्ड्स,
इन सब में पैसा लगाया, फिर यूरोप में लगाया, एशियन इमर्जिंग मार्केट्स में लगाया और क्रिप्टो में लगाया। कितना पैसा लगाया अंदाजा आपको? एक अनुमान के मुताबिक कंजर्वेटिव आइडिया ये है कि 3 ट्रिलियन US डॉलर कंजर्वेटिव। रियलिस्टिकली ये कहते हैं कि 20 ट्रिलियन US डॉलर के आसपास मार्केट्स के अंदर लगा है। अब ये पैसा जो लगा है, ये 30 सालों से भरपूर पैसा कमाया कंपनियों ने, इंस्टीट्यूशंस ने, और अमेरिका को भी मजे आ रहे थे। अमेरिका भी ग्रो कर रहा है। अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट्स का जो ये बूम है और जो फाइनेंशियल मार्केट्स का बूम है, इसमें जापान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जापान से का ट्रिलियंस में पैसा अमेरिका में लगा है। आज जापान के अंदर कुछ भी होता है, अगर ये पैसा आज रिवर्स हो जाता है तो क्या होगा? जापान यूएस की मार्केट पर डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि अभी तक तो जापान के अंदर इतनी मनी प्रिंटिंग करने के बाद और ये सब करने के बाद वहां पे भी इन्फ्लेशन 30 सालों से इतनी ज्यादा नहीं थी, कंट्रोल थी इन्फ्लेशन। लेकिन अब जापान के अंदर भी इन्फ्लेशन नजर आने लगी। इन्फ्लेशन वहां 3% से ऊपर चली गई है। जापान में प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हुआ है, जो नया जो फर्स्ट वुमेन जो प्राइम मिनिस्टर आया जापान में। तो जापान के अंदर अचानक इन्फ्लेशन से निपटने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना शुरू किया। अब जापान के अंदर भी 0% और नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलते थे, अब वहाँ जापान के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मैं आपको एक नंबर बताऊं, तो जो 10 साल का जो बॉन्ड है, 10 ईयर का जो 10 साल का जो बॉन्ड है जापान में, उसमें 1.877% का यील्ड मिल रहा है, और जो 2 साल का बॉन्ड है उसमें 1% का यील्ड मिल रहा है। तो जापान के अंदर अचानक वहां के बॉन्ड्स में यील्ड अच्छा खासा मिलने लगा है। तो इससे क्या हुआ कि येन स्ट्रांग हो गया। पहले येन वीक था, अब येन स्ट्रांग हो गया। मतलब स्ट्रांग होने का मतलब क्या होता है? स्ट्रांग होने का मतलब ये कि जब आप डॉलर से येन में कन्वर्ट करोगे तो आपको कम येन मिलेंगे, और जब येन वीक था तो मतलब डॉलर जब कन्वर्ट करते थे येन में तो आपको येन ज्यादा मिलते थे। क्लियर हो गया? तो ये जो हेजिंग का जो रिस्क था, जो लोग यहां से कन्वर्ट करके डॉलर ले जाते थे, में कन्वर्ट करते थे और कॉस्ट को भी बेयर करते थे, तो उन्होंने देखा कि अब नेट में अगर हम देखें तो यार अब जापान के अंदर भी यील्ड स्ट्रांग हो गई है। तो व्हाई इवन वी हैव टू गो आउट? व्हाई नॉट टू कीप द मनी इन जापान? जापान के अंदर ही पैसा रखते हैं, और जापान के अंदर अब यील्ड मिलने लग गई है। तो इधर से येन स्ट्रांग होने लगा है। तो जैसे ही ये येन स्ट्रांग होने लगा, तो जो लोगों ने की जो पोजीशंस थी यूएस के स्टॉक मार्केट, इंस्टेंटली वहां पे वो पोजीशंस को वो सेल करने लग गए। और जब बहुत सारे लोग एक साथ सेल करते हैं तो पैनिक सेलिंग होती है, पैनिक सेलिंग होती है, फिर लिक्विडेशंस होती है, और लिक्विडेशंस होती है तो फिर मास लिक्विडेशंस होती है। तो अमेरिका में क्या हुआ कि अचानक से जो पैसा वापस से अट्रैक्ट होकर जापान में आना शुरू हुआ है, राइट? कि क्योंकि ठीक है, अब तो जापान में भी मिल रहा है ना, मैं इतना बड़ा हेजिंग का रिस्क क्यों लूँ? अब जापान भी की करेंसी भी स्ट्रांग हो रही है, तो आई डोंट वांट टू टेक मोर रिस्क, मेरे को अपना पैसा वापस ले लेता हूँ। जब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पैसा वापस लेके जापान में लेके आ रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट्स आपको यूएस में कोलैप्स दिख रही है। अब स्टॉक मार्केट्स और क्रिप्टो मार्केट्स दोनों कोरिलेटेड है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम नैस्डैक से बात करूं तो 42%, और S&P 500 से बात करूं तो 40-45% की कोरिलेशन है। तो मतलब जब भी कुछ उन मार्केट्स में होगा तो उसका क्रिप्टो पे असर होना ही होना है। सोचो कि 3 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन की बात मैं कर रहा हूं। अगर 5 से 7 ट्रिलियन भी अगर जापान का लगा है, और ज्यादातर पैसा यूएस में लगा है, और यूएस की मार्केट के अंदर से अगर ये पैसा निकलता है तो क्या सिचुएशन होगी? तो सिचुएशन कोई खास नहीं है। यही कारण मैं आपको बता रहा हूं कि पीछे भी आपको याद होगा 10 अक्टूबर को भी 19 बिलियन यूएस डॉलर का लिक्विडेशन हुआ था। फिर हमने नवंबर में देखा 3.5 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का लिक्विडेशन था, और अब 600 मिलियन यूएस डॉलर का ये लिक्विडेशन आज है। और कितनी सेकंड्स में, मिनट, आवर्स के अंदर 5-5% की करेक्शन आई है बिटकॉइन में, और ऑल्ट कॉइन्स में तो हमने देखा ही है। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर जापान के अंदर और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, जो कि 18 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होना है वहां पे जापान की पॉलिसी को लेके। 18 दिसंबर में भी 17 दिन है, 17 दिन के हैं अभी। और अगर 18 तारीख को उन्होंने बोला कि नहीं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को और बढ़ाएंगे, सो गाइज बी रेडी, इट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट अगेन। क्योंकि जापान में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ता है और वहां पे यील्ड और मिलती है, तो वापस से और ज्यादा पैसा अट्रैक्ट होकर जापान में जाएगा।
सो ये जो दुनिया की इतिहास में सबसे बड़ी आर्बिट्राज ट्रेडिंग जो थी वो यही थी। येन कैरी ट्रेड कहते थे इसे। 30 सालों से मोटा पैसा बनाया अमेरिका ने बनाया, एशिया ने बनाया, जापान ने बनाया, जापान के महारथियों ने बनाया, सॉफ्ट बैंक ने बनाया। सॉफ्ट बैंक नाम सुना आपने, जो पेटीएम से लेके हर जगह पे वो इन्वेस्ट करती रहती है। भाई जब उसको फ्री में पैसा मिलता है तो वो सब जगह इन्वेस्ट कर रहा है, सब पे इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या वो 18 तारीख को ये इसमें भाई अमेरिका का वेस्टेड इंटरेस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक फोन कर दिया होगा, आपस में ये कंट्रीज मिलके कहती है कि भाई ये मत करना, वो मत करना, तुम तो हमारे दोस्त हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मत बढ़ाना, मेरी तो लग जाएगी। तो ये होगा बैकडोर में, आपको और मेरे को वो दिखेगा नहीं। एंड डोनाल्ड ट्रंप की एरा में स्टॉक मार्केट्स को वो गिरने नहीं देता है, वो स्टॉक मार्केट्स को बढ़ाने के लिए, ऑल टाइम हाई के लिए जाना जाता है। पूरी जान लगा देगा कि यील्ड ना बढ़े जापान में, वो वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा भी, बात भी करेगा। बट देर जो जापान की इन्फ्लेशन है वो नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है, एंड नई प्राइम मिनिस्टर पर डिलीवर करने का प्रेशर भी है। सो आने वाले टाइम में क्या होगा ये वक्त बताएगा। 18 दिसंबर एक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट डेट है। बट इस समय जो मार्केट जो क्रैश हो रही है, काफ़ी वॉलेटिलिटी है, ऑल्ट कॉइन्स क्रैश कर रहे हैं। गाइज मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के हिसाब से भी फियरफुल है मार्केट। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप क्रिप्टो में हो तो लंबी अवधि के लिए हो, ये अपॉर्चुनिटीज़ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। इनफैक्ट वेल्स बीटीसी को बाय कर रही हैं, इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं, कुछ वेल्स अपनी एक्यूमुलेशन को और बढ़ा रही हैं। ये मौके भी होते हैं बाइंग के, ठीक है। तो अगर आपकी वैसे ही एसआईपी लगी हुई थी, आप उसको और बढ़ाइए। लेकिन मार्केट में ये मत कहिए कि क्रिप्टो मार्केट फेल करेगी। क्रिप्टो मार्केट फेल नहीं करी, क्रिप्टो मार्केट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर रहती है। कुछ भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है उसका क्रिप्टो पे इम्पैक्ट आता है, और वो इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये था यार आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक बार लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा, ठीक है। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।